हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठना। ये हमने यूपी कांस्टेबल जीके के जो 60,244 भर्ती हुई थी और जो पुराने पेपर हुए उनकी शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कराने के लिए ये रोज रात 10 बजे मैंने क्लास लगाई है। ऐसी हम लोग प्रीवियस ईयर की जब 60,244 भर्ती थी उसकी तैयारी कराते थे, तब भी इसी प्रकार की क्लास होती थी। इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि आपको साथ ही कंप्लीट प्रीवियस ईयर जो होता है वो आपको जीके का आइडिया लग जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से। तो सभी को जय हिंद। पेन कॉपी लेकर बैठना और बच्चा सीखना। क्या रखा है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो साथी एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। उत्पीड़न से शरण का मतलब है शरणार्थी या शरण लेने का मानवाधिकार। अब बात करते हैं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर। ये एक अंतर राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसमें टोटल 30 अनुच्छेद है। इसको मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा। अच्छे से याद रखेगा, इसे मानवाधिकारों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी कहा जाता है। मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा। इसके लिए कमेटी बनाई गई थी 1946 में, 1946 में। इस कमेटी की जो अध्यक्ष थी उनका नाम था इलियानोर रूजवेल्ट। इस कमेटी के अध्यक्ष का क्या नाम था? इलियानोर रूजवेल्ट। इन्होंने अपना 30 अनुच्छेद का एक डॉक्यूमेंट बनाया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948, नोट करोगे तो और अच्छा रहेगा। 10 दिसंबर 1948 को इस संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार घोषणा पत्र को एक प्रकार से कह सकते हैं पारित किया गया। क्या किया गया? पारित किया गया। कब किया गया? 10 दिसंबर 1948। कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्वेश्चन भी पूछेगा कि भाई कहां पर पारित किया गया था। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो 30 अनुच्छेद हैं ये अलग अलग मानवाधिकार देते हैं। जिनमें जो अनुच्छेद 14 है ये शरण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 शरण। अनुच्छेद 15 नागरिकता अथवा राष्ट्रीयता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 ये विवाह अथवा परिवार का अधिकार देता है। 17 ये संपत्ति का अधिकार देता है। 18 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 19 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो ये अलग अलग अनुच्छेद हैं। कुल अनुच्छेद कितने? 30। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूडीएचआर को पारित किया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जिस कमेटी ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र ये दस्तावेज बनाया है उसके अध्यक्ष कौन थी? इलियानोर रूजवेल्ट। और यूडीएचआर को क्या कहा जाता है? मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा। तो अगर मैं आपसे एक शब्द में पूछूं कि मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा ये किस दस्तावेज को कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा। सबके सब कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? इसी में आपको बताना है सेबी का गठन कब हुआ है, सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला, नाबार्ड का गठन कब हुआ है, नाबार्ड का गठन किस कमेटी की सिफारिश पर, इसी में आपको बताना है आरबीआई का गठन कब हुआ है, आरबीआई का गठन। तो जैसे मान लेता हूं आपने कोई लोन लिया और लोन लेने की आपकी किस्त होंगी, किस्त जमा करोगे। मान लो 36 महीने की किस्त बनी तो प्रत्येक महीने आपको किस्त देनी है। यदि लगातार 3 महीने ना तो आप कोई किस्त देते हो, ना ही आप कोई ब्याज, ना कोई मूल, मतलब कुछ भी आप पे नहीं करते हो किसी लोन का, लगातार कितने महीने? 3 महीने, मतलब 90 दिन। तो जो बैंक आदि होते हैं उस लोन को नन एनपीए घोषित कर देते हैं, नन परफॉर्मिंग असेट या गैर निष्पादित संपत्ति। इसको क्या कहा जाता है? गैर निष्पादित
संपत्ति कहा जाता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्ति। तो एनपीए की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नॉन परफॉर्मिंग असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट। और एनपीए कब घोषित करते हैं? जब लगातार 90 दिन तक ना कोई ब्याज, ना कोई मूल और ना ही कोई ब्याज, ना कोई मूल और ना ही कोई साथी ब्याज चुकता किया जाता है, तब याद रखिएगा एनपीए घोषित होता है। ना कोई मूल, ना कोई ब्याज। सेबी 1988, 1992 में याद रखिएगा, 1992 में इसको वैधानिक दर्जा मिला है। जबकि नाबार्ड 1982, बी शिवारामन कमेटी, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। तो किसी भी संपत्ति, किसी भी लोन के एनपीए घोषित होने के लिए कितने दिन की समय सीमा होती है? एनपीए घोषित होने के लिए कितने दिन की समय सीमा होती है? बेटी जानवी थोड़ा सब्र कर, इतनी जल्दी तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सब्र कर ले बेटी जानवी। नाम तो इतना बढ़िया गंगा जी का पर्यायवाची, सब्र है नहीं। दूसरे का उत्तर ए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चेरा नृत्य मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो देखिए, जब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य याद करो तो लोक नृत्य क्षेत्रवार याद करना। कैसे याद करना? क्षेत्र के हिसाब से। जैसे उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में, जो ये अपना मथुरा वृंदावन का एरिया है, इसमें चरकुला नृत्य, इस पर महिलाएं अपने सर पर 108 तेल के जलते दिए का पिरामिड बनाकर नृत्य करती हैं। दूसरा आ जाता है मयूर नृत्य। दूसरा क्या जाता है भैया? मयूर नृत्य। तो ब्रज क्षेत्र के दो प्रसिद्ध हो गए, मथुरा इत्यादि में। इसी प्रकार आपसे पूर्वांचल का पूछेगा। पूर्वांचल मतलब जो भोजपुरी क्षेत्र है, मिर्जापुर से लेकर गोरखपुर से लेकर वाराणसी, आजमगढ़, तो यहां पर आ जाता है आपके, एक हो जाता है फरुवाही नृत्य। एक क्या हो जाता है कहोगे सर? फरुवाही नृत्य। एक क्या हो जाता है कहोगे सर? फरुवाही नृत्य। इसी प्रकार यहां पर और भी कई सारे नृत्य हो जाते हैं, जिनमें से फरुवाही, चौरसिया नृत्य भी एक यहां पर होता है, चौरसिया नृत्य भी होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में नृत्य का क्षेत्र है, ये हो जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में राई नृत्य होता है, पाई डंडा नृत्य होता है। राई नृत्य, पाई डंडा, चेरा नृत्य, ये सारे के सारे कहां के? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के। अब ये सोचो, शेरा नृत्य बुंदेलखंड में, इनमें से कौन सा बुंदेलखंड का जिला है? अमेठी, अयोध्या, ललितपुर या बिजनौर? तो तुरंत आपकी समझ में आएगी, जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है, ये बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड। इसलिए शेरा नृत्य कहां पर होता है? ये ललितपुर में होता है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला भी है जहां पर यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? यूरेनियम पाया जाता है। और यहां पर गुप्त काल का दशावतार मंदिर भी है। यहां पर गुप्त काल का ईंटों का बना दशावतार मंदिर, ईंटों का बना दशावतार मंदिर, 5वीं शताब्दी का। तो तीसरे का उत्तर बिल्कुल सटीक क्या बना? तीसरे का उत्तर बिल्कुल क्या बना? टी ललितपुर। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर की संधि होती हैं, जिनमें एक साथी आपको एनपीटी मिलेगी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसको साथी परमाणु अप्रसार संधि भी कह देते हैं। इसको न्यूक्लियर एनपीटी, इसको परमाणु अप्रसार संधि भी कह देते हैं, परमाणु अप्रसार संधि। इसमें किसी भी प्रकार के परमाणु हथियारों के प्रसार प्रचार, मतलब किसी दूसरे देश को देने पर, और ये निशस्त्रीकरण पर ज्यादा जोर देती है। परमाणु अप्रसार संधि ये 1968 में इस पर साइन हुए, 1970 से लागू हुई है एनपीटी। ऐसी एक संधि होती है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये 1996 में इस पर साइन किए, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुई है। इसकी खासियत क्या है? अभी तक ये संधि लागू नहीं हुई है, अभी तक ये संधि लागू नहीं हुई है।
इसको नोट कर लीजिएगा, अभी तक ये संधि लागू नहीं हुई है। जो सीटीबीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये अभी तक संधि भारत में लागू नहीं हुई है। भारत क्या, कहीं भी, केवल इस पर साइन किए गए। इसका जो सचिवालय है, इसका जो सचिवालय वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। सीटीबीटी का सचिवालय कहां पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सीटीबीटी का सचिवालय। टेस्ट बैन का मतलब है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध। ये किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। ये संधि किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर, चाहे वो परमाणु परीक्षण नागरिक उद्देश्य से हो, शांति के उद्देश्य से, या फिर सैन्य उद्देश्य, दोनों प्रकार के सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध, सभी परमाणु टेस्ट पर प्रतिबंध लगाती है। सभी परमाणु टेस्ट पर क्या लगाती है? ये प्रतिबंध लगाती है। चौथे का उत्तर डी। आपसे पूछेगा क्या सीटीबीटी अभी तक लागू हुई है? एक बार साथी इस क्लास के लिंक को सबके सब अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। एक बार सबके सब साथी अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर देना कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ने अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए? पिछले 4 वर्ष में, पिछले जिस वर्ष ये दिए जाते जैसे 2025 के, तो 2021 से 2025 तक का 4 वर्षों का परफॉर्मेंस देखी जाती है। पिछले 4 वर्षों के प्रदर्शन के लिए, पिछले 4 वर्षों के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए ये 15 लाख रुपए का पुरस्कार है। कितने का? 15 लाख रुपए का। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। तो याद रखिएगा, खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाता है। कोई खिलाड़ी पिछले 4 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कोई बेहतरीन प्रदर्शन करता है तब ये पुरस्कार दिया जाता है। 5वें का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। कितने लाख रुपए की धनराशि? 15 लाख रुपए की। पूछेगा अर्जुन पुरस्कार में, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो क्या उत्तर दोगे? प्रश्न संख्या 6 पर आ जाते हैं। क्या रखा है? इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम, ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें होती हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी की किताब है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड 2-2 बार अपने मन में बोलो। जब तक आप किसी चीज को मन में नहीं बोलोगे वो चीज याद नहीं होगी, वो चीज याद नहीं होगी। तो इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया डिवाइडेड किताब किसकी है बाबू? राजेंद्र प्रसाद जी की। सुभाष चंद्र बोस जी की किताब है इंडियाज स्ट्रगल। इंडियाज स्ट्रगल, ये किसकी किताब है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। LK आडवाणी की किताब है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी किताब है? लाल कृष्ण आडवाणी। अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, जिनका बर्थडे 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाते हैं। इनका बर्थडे किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। इनका बर्थडे किस रूप में मनाया जाता है? इनका बर्थडे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। तो अबुल कलाम आजाद, APJ अब्दुल कलाम की बात नहीं कर रहे हैं, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, LK आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ, सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। पूछा है 2016 के विमुद्रीकरण के बाद RBI को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए? तो RBI की 2 रिपोर्ट आई। इसमें पहली रिपोर्ट के आंकड़े से बताई गई, जो RBI की फाइनल रिपोर्ट आई थी। RBI की फाइनल रिपोर्ट, सारी घटनाओं को, सारी चीजों को गिनकर जोड़कर RBI की फाइनल रिपोर्ट में बताया गया कि 500 और 1000 के जिन नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था उनका लगभग
99.3%, 99.3% ये साथी बैंकों को वापस आ गया है। 99.3%, मतलब आउट ऑफ 15.41 लाख करोड़ रुपए में से, 15.41 लाख करोड़ रुपए में से 15.31 लाख करोड़ रुपए ये वापस आ गए 500 और 1000 के नोट में, 500 और 1000। जबकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका उत्तर 98.96 माना था, इसका उत्तर क्या माना था? 98.96। लेकिन है कितने? लगभग कहोगे भैया 99.3%। एक क्वेश्चन और पूछता है कि 500 रुपए के कितने पीस थे? 500 रुपए के कितने पीस? पीस समझते हो ना, एक एक नोट जो होते हैं। तो 500 रुपए के कितने पीस मार्केट में थे उस समय, और 1000 रुपए के कितने पीस मार्केट में थे? 1000 रुपए के कितने पीस मार्केट में थे? इसको आपको मिलियन में भी दे सकता है, और वो साथी आपको सीधा सीधा करोड़ में भी पूछ सकता है। तो इसमें लगभग 17,165 मिलियन के करीब, इसके करीब कहोगे सर 17,165 मिलियन के करीब, जिसको 1716 करोड़ कहते हैं, और इसके दूसरे थे 685.8। तो 1000 रुपए के 685.8 करोड़ पीस थे, एक एक हजार रुपए के 685.8 करोड़, जिसको 6858 मिलियन पीस भी कह सकते हैं। जबकि 500 रुपए के 17,165 मिलियन, अगर मिलियन में पूछे और इसी को करोड़ में पूछे तो एक अंक छोड़कर शून्य लगा देना, 1716.5 करोड़ पीस मार्केट में थे। ये पीस पूछ रहा हूं, संख्या वैल्यू तो मैंने यहां पे लिख दी, टोटल 15.41 लाख करोड़। तो पूछेगा 500 रुपए की कितनी मुद्रा, कितने पीस थे? 17,165 मिलियन, और 1000 रुपए के 685.8 करोड़ या 6,858 मिलियन नोट मार्केट में थे। ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, तब आपको बताना है कि उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। आगे बढ़ते हैं। 1993 में मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन ये कहां आयोजित किया गया था, या विश्व सम्मेलन में इनमें से किस डॉक्यूमेंट को अपनाया? तो अच्छे से याद रखिएगा, मानवाधिकारों पर पहला सम्मेलन, मानवाधिकारों पर जो विश्व कॉन्फ्रेंस हुई है या विश्व सम्मेलन हुए, मानवाधिकारों को लेकर जो विश्व सम्मेलन हुए, उनमें जो पहला विश्व सम्मेलन हुआ वो 1968 में ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ। मानवाधिकारों को लेकर जो पहला सम्मेलन हुआ ये 1968 ईरान की राजधानी तेहरान में, 1968 कहां पर? ईरान की राजधानी तेहरान में। जबकि दूसरा जो हुआ ये 1993 में हुआ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो जिस शहर में सम्मेलन होता है उसी शहर के नाम से एक घोषणा पत्र कि भाई उस सम्मेलन में क्या क्या फैसले किए गए। तो यहां पर वियना घोषणा की गई। क्या की गई? वियना घोषणा। इसी वियना घोषणा से ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये कार्यालय ओपन हुआ जिनेवा में। ये कार्यालय ओपन हुआ स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 1993 में। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों पर दूसरी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1993 में ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित हुआ, जहां पर वियना घोषणा को अपनाया गया है। किसे अपनाया गया है? वियना घोषणा को अपनाया गया है। आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का गठन यह कब किया गया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना 1943 में, 1943 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 8वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? अब ये बताइए, जो लोकसभा में
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण मिलता है, कितनी सीटों पर मिलता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जो मिलता है यह कितनी सीटों पर मिलता है लोकसभा में? कहोगे सर शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट, टोटल 131 सीट आरक्षित है। कहां पर? लोकसभा में। 84 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 47 सीट, टोटल 131। इसे हर बार 10-10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसमें जो दे रखा है वो 79वां संविधान संशोधन होगा। अब कहोगे सर 79वां क्यों है, बाकी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान कहते हैं, इससे संविधान में बहुत संशोधन हुए। कई बार पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्यों को लाया गया, इसमें प्रस्तावना में चेंज हुए, तो हमने ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा है। 44वें संपत्ति के अधिकार को नॉर्मल अधिकार बना दिया गया और 73वां ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो आप 3 के 3 ऑप्शन को हटाकर भी इसका उत्तर दे सकते थे। कहे लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सबके सब खींचकर उत्तर दीजिए। कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तगने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूछा लोकटक झील कहां पर है? तो लोकटक झील साथी ये मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील पर ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है। यहीं पर तैरता हुआ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है। यहीं पर संगाई उत्सव मनाया जाता है। यहीं पर संगाई उत्सव। मेघालय में उमियम अथवा 12 पानी झील, उमियम झील को 12 पानी लेक भी कहते हैं। बताइए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताइए, खारे पानी की झील, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताइए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें बताइए कि कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो खारे पानी की याद रखिएगा लेक चिल्का, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का लेक उड़ीसा, और मीठे पानी की जम्मू कश्मीर वूलर झील, जम्मू कश्मीर वूलर झील, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। 10वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये साथी किस उद्देश्य को, जो अखंडता शब्द जोड़ा गया ये असल में किस सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए? आपको यह भी बताना है कि ये किस संविधान संशोधन से जोड़े गए, ये जो जोड़े गए ये किस संविधान संशोधन से जोड़े गए, आपको यह भी बताना है किस संविधान संशोधन से। तो उसमें लिखा हुआ है कि बंधुता बढ़ाने वाली राष्ट्र की एकता और अखंडता, वहां पे लिखा हुआ है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता शब्द। अभी तक केवल एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 से। समझे मेरी बात? ये बंधुता बढ़ाने वाली एकता और अखंडता, देश में बंधुता बढ़ाने वाली एकता और अखंडता। कहा है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। मान लो इंटरनेट से आपका कोई डिवाइस जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से आपका कोई डिवाइस मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप जुड़ा है, तो बाहर से इंटरनेट से जो कुछ भी आपके डिवाइस में आ रहा है सारे डेटा को फिल्टर करता है कि ऐसी कोई हानिकारक चीज तो नहीं है, कोई वायरस या कुछ मेलिशियस प्रोग्राम। इसको कहते हैं फायरवॉल। तो जो फायरवॉल होती है वो साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये डेटा को फिल्टर करने का काम करती है। जैसे साथी चाय की छलनी होती है,
जो चाय को छानती है वैसे ये डेटा को छानती है। क्रिकेट दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग को क्या शब्द दिया गया है? जैसे सोशल मीडिया है, मान लेता हूं आप कोई कंपनी है, आप कंपनी ने आपकी अपनी सोशल मीडिया हैंडल बना लिया। कंपनी ने क्या बना लिया? कहोगे सर सोशल मीडिया हैंडल बना लिया। अब उस सोशल मीडिया हैंडल पर कोई कंज्यूमर कोई शिकायत कर रहा है, उसका आपने समाधान कर दिया, उस पर आपने अपडेट कर दी जो भी आपकी कंपनी के संबंध में आ रही हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? आप अपने जो भी दर्शक हैं, जो भी उपयोगकर्ता हैं, जो भी आपके फॉलोवर हैं, उनके साथ संवाद कर पा रहे हो। इस रणनीतिक उपयोग को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग। फ्रेंड आदि बनाना, फ्रेंड आदि बनाना, अपने पुराने मित्र, अपने जैसी सोच लाइक रखने वाले व्यक्तियों को सोशल नेटवर्किंग, केवल बातचीत करना चैटिंग। तो 13 का उत्तर, क्योंकि रणनीतिक उपयोग की बात हो रही है, इससे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, भूटान की राजधानी बताइए। इनमें से कौन सी भूटान की राजधानी है? इनमें से कौन सी भूटान की राजधानी? साराजीवो बोस्निया देश की राजधानी है, बोस्निया देश की राजधानी। ब्रासीलिया ब्राजील की राजधानी है। ब्रासीलिया किसकी है? ब्राजील की। तो भूटान की राजधानी हो जाती है थिम्पू, जबकि नगुल्ट्रम करके क्या हो जाती है? ये भूटान की मुद्रा। नगुल्ट्रम करके क्या हो जाती है? ये भूटान की मुद्रा हो जाती है। पूछा है भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा नदी पुल ये सती लोहित नदी पर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा है। और ये कौन सी नदी पर? लोहित नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की नदी है। लोहित नदी पर स्थित है असम में। लोहित नदी पर असल में ये असम में स्थित है। 15 का उत्तर डी। सरकार ने किसान क्रेडिट योजना ये कब लॉन्च की थी? सरकार के द्वारा केसीसी स्कीम। तो रवि आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर, आर.वी. गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर, आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर किसानों को उनकी खेती बाड़ी की जरूरतों के लिए कुछ लोन मिल जाए उनके खेत के आधार पर, कि जिसके पास जितनी भूमि उतना वो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट, और उस पर बहुत कम ब्याज लगे, और अगर वो ब्याज को समय से चुका देते हैं तो उनको कुछ इंटरेस्ट पर छूट मिल जाए, ब्याज पर छूट। तो ये आर.वी. गुप्ता कमेटी थी जिसने सिफारिश दी थी, जिसमें अगस्त 1998 में, कब भैया? अगस्त 1998 में सरकार केसीसी योजना लेकर आई। अगस्त 1998 में सरकार केसीसी योजना लेकर आई। 1998 में एक और याद कर लीजिएगा, एसटीएफ का गठन भी हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स, जो यूपी पुलिस की स्पेशल ब्रांच है, इसका गठन भी 1998 में हुआ था। और किसान क्रेडिट स्कीम भी 1998 में। इसमें आप बताइए पीएम किसान योजना कब लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये कब लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये कब लॉन्च की गई थी? एक बार सबके सब साथी अपने व्हाट्सएप पर तो शेयर कर ही सकते हैं आप सबके सब। एक एक चीज का 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन देता चल रहा हूं। ओके भैया, 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लॉन्च की गई थी, लेकिन इसको बैक डेट में लागू किया गया। ये लागू 1 दिसंबर 2018 से हुई है। ये कब से लागू हुई है? 1 दिसंबर 2018। इसमें 2-2 हजार की 3 किस्त, प्रत्येक 4 महीने पर 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त, 6,000 रुपए। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? भारत देखो और वियतनाम देखो, अगर ये साझेदारी कर लेते हैं तो जो रीजनल सिक्योरिटी होती है, क्षेत्रीय सिक्योरिटी के आधार पर क्या परिवर्तन आएगा? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। नेहा बेटी बात कर ले या पढ़ाई कर ले, फिर तुझे रोटी पोनी पड़ेंगे ना। कहीं तेरे गांव देहात में शादी हो गई तो तुझे बेटा पता चल जाएगा कि वो भैया सही कहते थे, पढ़ लेती तो आज मैं भी कुछ होती, ड्यूटी कर रही होती।
और लड़कियों पे तो पता नहीं क्या आफत आ गई है। अरे क्या दिक्कत है बेटा साक्षी तुझे, पढ़ाई कर ले बेटा। भारत और वियतनाम के बीच में, अब आप जानते हैं वियतनाम दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है वियतनाम। इसके दक्षिणी चीन सागर के पास। इसकी राजधानी हो जाती है हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। जबकि डोंग हो जाती है मुद्रा। भाई वियतनाम की मुद्रा का नाम क्या है? सबके सब बताओ। वियतनाम की मुद्रा का नाम क्या है? डोंग। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। अब भारत और वियतनाम के बीच में साझेदारी हुई तो सुरक्षा मजबूत होगी नहीं होगी? क्योंकि अब अगर आपको वियतनाम जाना है तो हवाई जहाज से जा सकते हैं, या म्यांमार होते हुए थाईलैंड होते हुए चले जाओ, या फिर समुद्री मार्ग से कि आपने मलक्का जल संधि पार की और ये दक्षिणी चीन सागर जिस पर चीन अपना कब्जा जमाता है उसके आसपास स्थित है। तो आप कहोगे सर रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा अगर हम बढ़ा दें कि भारत और वियतनाम के बीच में रक्षा सहयोग को बढ़ा दें, आर्मी के बीच में, नेवी के बीच में, तो इनकी साझेदारी से क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में परिवर्तन आएगा। अभी आपको याद होगा विनबेक्स एक्सरसाइज, ये भारत और विनबेक्स युद्धाभ्यास, ये भारत और वियतनाम के बीच में अभी हनोई में आयोजित किया जा रहा है। 17 का उत्तर सी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रानी लक्ष्मीबाई जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध ये किस राज्य से था? रानी लक्ष्मीबाई का संबंध ये किस राज्य से था? रानी लक्ष्मीबाई का संबंध याद रखेगा उत्तर प्रदेश से। किस राज्य से था? उत्तर प्रदेश। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और बहादुरी से लड़ती हुई 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई। 18 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 18 का उत्तर कह तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक, इनमें से कौन तुगलक नामक पुस्तक के लेखक है? इब्न बतूता ने रिहला किताब लिखी है। इब्न बतूता ने रिहला, इसी में एक हुआ जिसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी ने अरबी भाषा में किताब उल हिंद की रचना की है। अल बरूनी ने किसकी रचना की है? किताब उल हिंद की रचना की है। अल बरूनी ने किसकी रचना की है? किताब उल हिंद की रचना की है। रिहला किसने लिखी है? इब्न बतूता ने। जबकि अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना। तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है, जिनको खड़ी बोली का पहला कवि कहा जाता है, हिंदी खड़ी बोली का तूतीय हिंद कहा जाता है, तबला और सितार का आविष्कारक कहा जाता है। वर्तमान में कासगंज में स्थित पटियाला गांव में जन्म, अबुल हसन के नाम से। 19 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। पूछेगा अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ये क्या काम करती है? अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर देखिए, तीन संस्थाएं। एक है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, एक है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, और तीसरी है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसको IRENA कहते हैं। इन तीनों के हेडक्वार्टर भी आपको बताने, तो नाम में ही उत्तर का, इसके नाम में ही प्रश्न का उत्तर छिपा है। इसके नाम में याद रखिएगा प्रश्न का उत्तर छिपा है तुरंत के तुरंत। देखो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। कहां पर? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। 1957 में बनी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, ये अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। यहां पर अक्षय ऊर्जा है। अब देखो, अक्षय अथवा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, क्या ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। परमाणु ऊर्जा से संबंधित है? बिल्कुल नहीं।
जीवाश्मी ईंधन से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। तो सीधा सीधा ए उत्तर हो गया। प्रश्न में भी अक्षय ऊर्जा और उत्तर में भी केवल एक ऑप्शन में अक्षय ऊर्जा थी कि ये विश्व में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का काम करती है। ये बताइए अक्षय ऊर्जा के कौन सी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा होती है, इसके एग्जाम्पल बताइए। आगे कहा है वैश्विक आतंकवादी विरोधी प्रयासों के कोऑर्डिनेशन के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? कुछ समय पहले ही संयुक्त राष्ट्र ने इसकी स्थापना की है। ग्लोबल लेवल पर आतंकवादी विरोधी प्रयासों को समन्वय कोऑर्डिनेट करने के लिए इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ये साथी याद रखेगा, ड्रग्स और अपराध, जो नशीली दवाएं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय, ये भी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ये भी कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इसी प्रकार यूएनसीसीटी काउंटर टेररिज्म सेंटर, संयुक्त राष्ट्र सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म, सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद विरोधी केंद्र, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी केंद्र यूएनसीसीटी, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका। तो जो यूएनसीसीटी संस्था है यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जिसका काम पूरे विश्व के लेवल पर आतंकवादी विरोधी प्रयासों को कोऑर्डिनेट करना है। दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या थी? जब यह पेपर पिछले साल पूछा गया, क्या हुआ कि जो जीएसटी परिषद है यह एक संवैधानिक संस्था है जिसमें 33 सदस्य होते हैं। इसका गठन अनुच्छेद 279 ए के तहत किया जाता है। इसकी 56वीं परिषद या 56वीं बैठक में यह तय किया गया कि भाई जीएसटी में सुधार किया जाएगा, जीएसटी में सुधार, और इसको जीएसटी 2.0 भी कहा गया, इसको नेक्स्ट जेन जीएसटी भी कहा गया, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार। इनमें पहले जो 4 दर थी, कितनी दर? 4, जो पहले 5%, 12%, 18%, 28% थी, इनके स्थान पर केवल 2 स्टैंडर्ड दर हो गई, एक 5% हो गई और एक हो गई 18%। 12 और 28 को हटा दिया गया, तो 4 टैक्स रेट की जगह कितने हो गए? 2, 5 और 18। एक इसमें विशेष जो तंबाकू आदि और लग्जरी उत्पादों के लिए था, 40% की कैटेगरी अलग रखी, जो तंबाकू सिगरेट आदि उत्पादों के लिए, लग्जरी उत्पादों के लिए इन पर लगाया जाना था 40%। उस समय दुग्ध उत्पाद आदि इन पर 5% लगता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब से नए नेक्स्ट जनरेशन सुधार हैं ये 22 सितंबर 2025 से लागू हुए। ये कब से लागू हुए? अगस्त सर 22 सितंबर 2025 से। ये जो नेक्स्ट जनरेशन सुधार हैं या जिसको जीएसटी 2.0 भी कहते हैं, तब ये बदल गया है जीएसटी। तो दोबारा इसको अच्छे से पढ़ेंगे। 20वां G20 समिट ये कहां पर प्रारंभ होगा? प्रारंभ क्या, ये कहां आयोजित किया गया? ये साथी कहां पर इसका आयोजन किया गया है? 20वें G20 समिट का। जो पहला G20 समिट था ये 2008 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इसका आयोजन हुआ था। जबकि 2025 में G20 समिट का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, G20 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। जो 2026 का G20 होगा ये मियामी अमेरिका में इसका आयोजन होगा, मियामी अमेरिका में। तो G20 समिट 20वां 2025 इसका आयोजन कहां पर किया गया? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका। ये बताइए जो G20 समूह है इसमें देश कितने हैं? अलग अलग देश की बात करें तो देश कितने हैं? G20 में 19 देश हैं, जबकि एक यूरोपियन यूनियन और एक साथी अफ्रीकन यूनियन संगठन। 2 संगठन 19 देश, 2 संगठन 19 देश, गठन 1999। अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, थर्मोन्यूक्लियर पे ध्यान देना,
जिसको शॉर्ट में आईटीआर परियोजना भी कह देते हैं, का उद्देश्य किसकी व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। आईटीआर एक वो बताइए, जो तारे होते हैं जैसे सूरज, जो स्टार्स होते हैं, जैसे हमारा सौरमंडल का तारा क्या है, कहोगे सर जैसे सन, इसमें ऊर्जा कैसे बनती है। जो तारे होते हैं इनमें एनर्जी कैसे बनती है बताओ। जो तारे होते हैं इनमें ऊर्जा कैसे बनती है, इनमें एनर्जी कैसे बनती है। होगे भैया, तारों में एनर्जी परमाणु विलयन, परमाणु तलियन के द्वारा बनती है। किसके द्वारा? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और अपार मात्रा में ऊर्जा बनती है, अपार मात्रा में ऊर्जा, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब मानव आईटीआर रिएक्टर के जरिए ये रिसर्च कर रहा है कि जो तारों में ऊर्जा जैसे बनती है वैसे अगर छोटे लेवल पर ऊर्जा बनाए तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, जिससे कि आगे मनुष्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। क्योंकि इसमें विखंडन से कई गुना मात्रा में ऊर्जा बनती है। तो अच्छे से याद रखिएगा, क्या ये परमाणु विखंडन के लिए, क्या ये संलयन ऊर्जा के लिए, सौर पैनल के लिए, अंतरिक्ष आधारित बिजली के लिए? अब तुरंत उत्तर दीजिए किसके लिए। अब तुरंत उत्तर दीजिए, अब साथी तुरंत उत्तर दीजिए। क्या हुआ सिद्धार्थ बेटा, मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का जो उद्देश्य है वो बड़े पैमाने पर संलयन ऊर्जा का उपयोग करना है। बड़े पैमाने पर संलयन ऊर्जा, जिससे तारों में ऊर्जा बनती है, जिससे तारों में ऊर्जा बनती है। क्लियर है? कहा गया 14 सितंबर को भारत में किस रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को भारत में किस रूप में, यहां पर आपको बताना है महासागर दिवस कब मनाया जाता है, महासागर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कला दिवस इनमें कब मनाया जाता है, विश्व कला दिवस ये साथी कब मनाया जाता है, ये भी आपको बताना है कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये 25 जनवरी, वर्ल्ड कैंसर डे ये 4 फरवरी, महासागर दिवस 8 जून, थिएटर 27 मार्च, कला दिवस 15 अप्रैल। कला दिवस 15। पूछा है भारतमाला परियोजना ये किससे संबंधित है। भारतमाला परियोजना ये साथी किससे संबंधित है, भारतमाला परियोजना ये किससे संबंधित। सबके सब खींच करके उत्तर दीजिए कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से सुंदर घोंसला कैसे बना, तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यह सड़क मार्ग से संबंधित है। तो जो मुख्य जिला हेडक्वार्टर है इन सबको साथी सड़क मार्ग से जोड़ना, यह भारतमाला परियोजना का उद्देश्य है। कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, प्रकाश के त्योहार के रूप में आपको बताना है होली। ये भारत में कौन से हिंदू कैलेंडर के कौन से महीने में मनाते हैं, हिंदू कैलेंडर के कौन से महीने में। रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के कौन से महीने में मनाते हैं। दीपावली का त्योहार हिंदू कैलेंडर के कौन से महीने में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के साथ ही कौन से महीने में मनाते हैं। मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के कौन से महीने में मनाते हैं, हिंदू कैलेंडर के कौन से महीने में। सबके सब खींच करके उत्तर दीजिए। तो होली कहोगे सर फागुन के महीने में, होली कब मनाई जाती है, फागुन। रक्षाबंधन सावन के महीने में। दीपावली कार्तिक मास में, दीपावली कार्तिक मास में। गणेश चतुर्थी बताओ बताओ, भाद्रपद भादों के महीने में। मकर संक्रांति माघ के महीने में। दीपावली को प्रकाश का त्योहार भी कहते हैं। दीपावली को किस त्योहार के तौर पर मनाया जाता है, प्रकाश के त्योहार पर भी मनाया जाता है।
पूछा हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को स्थान कौन सा मिला है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को इसमें साथी कौन सा? बिल्कुल सही, भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा, इसमें 23वां स्थान मिला है सीसीपीआई 2026 में। पहले हमारी रैंक कितनी थी 2025 में? 10वीं, और इस बार घटकर कितनी आ गई है? 23वीं आ गई है। 2026 में 23वीं, 2026 में 23वीं। किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? बुनियादी शिक्षा का मतलब है जो प्राथमिक एजुकेशन होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जिसे प्राथमिक अथवा प्राइमरी एजुकेशन कह देते हैं, जिसे प्राथमिक अथवा प्राइमरी एजुकेशन कह देते हैं। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन कहां से आया? तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा ये एक टॉपिक है, आपको याद हो तो शिक्षा में जो ये जितने भी आयोग बने हैं, जैसे साथी हंटर कमीशन, उससे पहले जितने भी है, इन सबके विषय में पढ़ना होता है। तो इसी में एक वर्धा योजना पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? वर्धा योजना। उसमें महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का विचार। भारत में 2020-21 में मसालों का प्रमुख उत्पादक, मसालों का प्रमुख उत्पादक, तो इनमें से याद रखिएगा मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ था। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, इसका प्राप्तकर्ता कौन है? पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, यह सलमान रुश्दी। इसका विजेता कौन है? सलमान रुश्दी। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य, 2011 की जनगणना में भारत के किस राज्य का सबसे कम लिंगानुपात है? सबसे ज्यादा केरल का, वैसे दादरा नगर हवेली का सबसे कम था यूटी में 600 के आसपास, पर बात राज्यों की हो रही है, हरियाणा। तो सबसे कम लिंगानुपात भारत में किस राज्य का था? हो गए सर हरियाणा का। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला बताइए। जो डेंसिटी होती है, जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला। किस राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है भारत में? किस राज्य का? और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम, जबकि यूपी के गाजियाबाद में सबसे ज्यादा। यूपी के गाजियाबाद में डेंसिटी मतलब कितनी संख्या में, कितने क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, कितने क्षेत्र में कितनी संख्या में। तो क्षेत्र मतलब स्पेस और एन मतलब संख्या, तो डी इक्वल टू एन बटे एस। डी डेंसिटी इक्वल टू संख्या बटे क्षेत्र, स्पेस माने क्षेत्र, इलाका। 33 का उत्तर सी। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे मजबूत करता है? आंतरिक सुरक्षा, एक वो बताइए, क्या जो अवैध प्रवासी या अवैध दूसरे देशों के लोग अवैध भारत में आ रहे हैं, ये आंतरिक सुरक्षा को चुनौती है या नहीं है? यस या नो करके उत्तर दो। आज तुम बन गए गृह मंत्री और सोचो कि जो अवैध प्रवासी भारत में आते हैं, अवैध मतलब गैर कानूनी तरीके से, क्या ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती है? बिल्कुल चुनौती है। कैसे? हो सकता है उनमें कोई किसी ने कोई आतंकवादी संगठन से जुड़ा हो, भारत में कोई बम विस्फोट कर दे, भारत में कोई नकली मुद्रा चलाएं, क्योंकि वो अवैध होते, गैर कानूनी होते, उनका पता नहीं चल पाता, तो उन पर नजर रखना मुश्किल है, वो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। कुछ उनमें से, कुछ मान सकते हैं, सारे नहीं। तो अब बायोमेट्रिक से आप उसको कैसे सही करोगे? बायोमेट्रिक का अगर इसको आप एकीकृत कर दोगे कि जैसे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड से आपका मतदाता प्रमाण पहचान पत्र बनता है, आधार से आप राशन कार्ड, बहुत सारी चीजें। तो आधार, ये आइडिया, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अभी यूपी और महाराष्ट्र ने उसको डेट ऑफ बर्थ, नागरिकता कुछ नहीं माना जाता, वो केवल ये है कि आप निवास स्थान,
वो एड्रेस का प्रमाण पत्र तो है, ना जन्म तिथि का, ना नागरिकता का। तो उससे ये आइडिया लग जाता है कि भाई इस व्यक्ति का आधार बना हुआ है, तो क्या ये भारत का है या नहीं है। तो बायोमेट्रिक जितनी भी टेक्नोलॉजी होते हैं उनके एकीकरण से समग्र निगरानी को बढ़ाते हुए वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग कर सकते हैं, मानव सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं, कागजी कार्रवाई को कम कर सकते हैं, पहचान और सत्यापन की प्रक्रियाओं में सुधार। भाई बायोमेट्रिक अपनाने से कौन व्यक्ति भारतीय नहीं है, पहचान और वेरिफिकेशन में मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, मदद मिलेगी नहीं मिलेगी। चलिए आगे क्या कहा गया है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किन्होंने किया था, और यही नेतृत्व करने के कारण इनको सरदार की उपाधि मिली थी। इनकी भारत में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, 182 मीटर ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। 31 अक्टूबर को इनका बर्थडे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को इनका बर्थडे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई, चंपारण खेड़ा, चंपारण अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, ये सब किसके आंदोलन है, ये सब गांधी जी के। इसके अलावा असहयोग, सविनय अवज्ञा और अंग्रेजों भारत छोड़ो। 35 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पूछा यूएस ने, यूएस मतलब अमेरिका ने किस देश को नॉन नेटो सहयोगी घोषित किया है, इसे साथी 20वां नॉन नेटो सहयोगी घोषित किया है। ये बताइए नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नाटो की फुल फॉर्म। ये बना कब, इसके सदस्य कितने हैं, और इसका 32वां सदस्य, सबसे नया सदस्य स्वीडन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में बनी है, ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, याद रखिएगा, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर। 32 सदस्य देश हैं, 32वां स्वीडन। सऊदी अरब को अपना हाल ही में 20वां नॉन नेटो सहयोगी घोषित किया है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था, चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण, इसी में आपको बताना है। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ, और जो दलाई लामा हैं, चीन के सर्वोच्च धार्मिक गुरु दलाई लामा कब भारत आए, तिब्बत से दलाई लामा ये साथी कब भारत आए। इसी प्रकार भारत और चीन के बीच में एक और समझौता है, भारत और चीन के बीच में बाउंड्री लाइन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट 1993 में साइन किया गया था। बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी समझौता 1993 में। तो ये 29 अप्रैल 1954 की बात है। कब की बात है भैया, हो गए सर, 29 अप्रैल 1954 की बात है। ये कब की बात है, 29 अप्रैल 1954 की बात है। उनतीस अप्रैल 1954 की। तो पंचशील समझौता कब साइन किया गया है, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता, ये भी याद रखिएगा, यहां भारत और चीन की बात कर रहा हूं। 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954 को दलाई लामा 31 मार्च 1959 को भारत आए, जबकि 1950 अक्टूबर में आक्रमण करके तिब्बत पर कब्जा कर लिया था चीन ने। 1950 में आक्रमण करके चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, जबकि दलाई लामा वहां 9 साल रहे। फिर 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत आ गए। अब धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से सरकार चलाते हैं, जबकि भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को, भारत और चीन के बीच में बीपैड समझौता 1993। किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है, कि अगर किसी झील आदि में, किसी तालाब में जल प्रदूषण है
तो इसके आधार पर आप आइडिया लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, इनमें से जो मेंढक होता है, मेंढक को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। बताइए, भारत में जल प्रदूषण अधिनियम कब आया? भारत में जल प्रदूषण रोकने के लिए एक्ट कब आया है? 1974। इसी के जरिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ। अब अपने स्कोर बताइए। फिर सब सभी साथियों को बता दूं कि कांस्टेबल की तैयारी के लिए साथियों एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर वर्दी की पुकार बैच लॉन्च किया है। जो इस बार आपको थ्योरी के नोट्स कंप्लीट भेजे जा रहे हैं, जो हमारा बॉक्स आता है उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सबके ये 499 का एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर 20 दिसंबर से नोट्स की डिलीवरी शुरू होगी। तो जो भी साथी नोट्स इत्यादि के साथ पढ़ना चाहते हैं, उससे 2-3 फायदे होंगे कि आपको बार बार कभी वीडियो देखी, नोट्स बनाई, ये सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। 800,000 पेज के नोट्स हैं, बहुत बढ़िया। और जो केबल बैच लेना चाहें, 249 थ्योरी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वही पुरानी 60,244 भर्ती में जिन्होंने धुआं उड़ाया था, वही सब के सब। तो इसके लिए आप तुरंत एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर जुड़ें। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना। जय हिंद।